सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो ये थर्ड वीडियो है अबाउट फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके मैंने पहले दो वीडियोस बनाए थे। फर्स्ट वीडियो मैंने बात की थी अबाउट कि ब्रिटिशर किस तरह से इंडिया में आए थे अपनी कंपनी को लेके 1600 में, और किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है कब्जा किया इंडिया में, और बहुत सारे एक्ट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, रेगुलेटिंग एक्ट लाइक 1773 और बाकी चार्टर एक्ट 1833, बाकी 1854, 1858, ये सब एक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। फिर दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से इन्होंने दोबारा से रिफॉर्म जो है लाने की कोशिश की थ्रू काउंसिल एक्ट, उसमें इंडियंस को भी मतलब पार्टिसिपेट करने की बात की। तो इस वीडियो में हम फर्दर बाकी रिफॉर्म्स एक्ट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट ओके तो 1915 में आते हैं महात्मा गांधी, यहाँ पे इंडिया में आते हैं। तो गांधी के अराइवल से पहले कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट से छोटी मोटी डिमांड्स करती थी कि अब हमें जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें इंडियंस का नंबर इंक्रीज कर दो, बाकी सब चीजें। बट उतना कोई स्ट्रॉन्ग रोड मैप नहीं था, कोई प्लान नहीं था कि एक ऑटोनॉमी ली जा सके, एटलीस्ट वो भी तक नहीं थी। सो गांधी के अराइवल के बाद 1915 के बाद तो इंडिया को एक रोड मैप मिला, एक प्लान मिला कि अब जो आगे क्या करना है। और ऐसा भी नहीं था कि होली सोली गांधी ने ये सब किया, उससे पहले की जो फाउंडेशन है वो ऑलरेडी बन चुकी थी, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस हुई थी, बहुत सारा जो टाइम पीरियड लिया गया था इस चीज को करने के लिए वो लग गया था। तो एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बन गया था, बस एक डायरेक्शन की जरूरत थी जो कि महात्मा गांधी ने दी लोगों को। सो अब कांग्रेस जो है उन्होंने डिमांड की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की, क्योंकि तब तक वाइसरॉय जो है उसके पास बहुत सारा पावर थे, सेंटर के पास पावर्स थे, वो जो पावर्स जो डिसीजन थे वो ही प्रोविंस में चलता था। बट अब ये कहते थे कि नहीं, हमें प्रोविंस में ऑटोनॉमी चाहिए, हम अपने हिसाब से रूल करेंगे, जो डिसीजन है वो हम अपने हिसाब से लेंगे। तो इसके दो क्राइटेरिया थे। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ पावर, कि सेंटर के पास, चलो ये नहीं हम कहते हैं कि बिल्कुल प्रोविंस के कुछ पावर्स प्रोविंसेस के लिए भी रखे जाए, सेंटर के लिए भी एंड प्रोविंस के लिए। दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ टू हाउसेस, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, जो आजकल भी होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो इसी दौरान होता है वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट की वजह से बहुत खराब असर पड़ता है ब्रिटिशर्स पे, क्योंकि बहुत सारा लॉस होता है ब्रिटिशर्स को, और वर्ल्ड वार में इंडियन सोल्जर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी वजह से इनकी इकोनॉमी पे भी काफी असर पड़ा, काफी वीक हो गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इसके चलते भी मतलब अब इनको मतलब कोई दूसरी मतलब नहीं था कि उनको इंडियंस की बात को माननी पड़ी। ओके सो अब तो इसी के चलते हुए, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो ब्रिटिश ने सोचा कि अब कुछ रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, क्योंकि इंडियंस को भी मतलब थोड़ा सा कंप्रोमाइज, इनके साथ भी कंप्रोमाइज किया जाए, और साथ में उनकी जो वर्ल्ड वार में जो पोजीशन है वो भी वीक हो रही थी। तो इसके चलते इन्होंने और रिफॉर्म बनाए, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस बताई गई, क्या क्या चीजें बताई गई, वो ये है कि इन्होंने इसमें बताया कि जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है उनको सेपरेट हम करते हैं, ठीक है। प्रोविंशियल में जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो में डिवाइड किए गए, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। ट्रांसफर्ड का मतलब कि उसमें जो मिनिस्टर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनकी एड से डिसीजंस लिए जाएंगे, ठीक है। और रिजर्व का मतलब है कि उसमें कोई भी मिनिस्टर का कोई भी नहीं होगा, डिसीजन नहीं लिया जाएगा, होली सोली जो सेंटर वो डिसाइड करेगी, डिसीजन सेंटर लेगी। सो उसमें सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया बाइकैमरलिज्म, जो डिमांड कर रहे थे कांग्रेस बाइकैमरलिज्म की, वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसमें पहले से ऑलरेडी इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली था, फॉर्म था, अब दूसरा जो हाउस बना वो बना इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें इस एक्ट में सिक्स के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है दिए गए। जैसे 1909 में मुस्लिम्स को दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट, से मुस्लिम्स ही मुस्लिम को जो है वोट कर सकते हैं। उसी तरह से ये जो बाकी सेक्ट्स थे इंडिया के, उनको भी दिया गया।
और एक नया ऑफिस क्रिएट किया गया हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन में, और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में इस्टेब्लिश किया गया। और जो प्रोविंशियल बजट है और सेंट्रल बजट है उसको सेपरेट किया गया, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो सेंट्रल का बजट होता वही प्रोविंस में चलता था, बट अब जो प्रोविंशियल जो बजट है वो अपने हिसाब से ऑपरेट करेंगे और सेंट्रल जो है अपने हिसाब से। तो इस एक्ट में इन्होंने कहा 1919 एक्ट में इन्होंने कहा कि हम एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएंगे जो कि 10 साल तक देखेगा इंडिया में, और 10 साल के बाद रिपोर्ट बनाएगा और उसके हिसाब से फिर हम रिफॉर्म बनाएंगे, ठीक है। और 1919 में अगर ये बनना था दैट मीन्स 1929 में इसको रिपोर्ट करना था, बट ये 1927 में ही इन्होंने जो है कंप्लीट कर दिया। और 1927 में आती है साइमन कमीशन, काफी फेमस है साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन के बाद काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ इंडिया में। वो क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी इंडियन को नहीं लिया गया था, ठीक है। जब रिपोर्ट बनी, जब रिफॉर्म्स बनने थे तो इंडियन का होना बहुत जरूरी था, तो उसमें कोई भी एक भी इंडियन नहीं था। तो इस वजह से लोगों में काफी गुस्सा आया, तो लोग प्रोटेस्ट करने लगे। बहुत ही हाई लेवल का प्रोटेस्ट हुआ, और उसमें जो लाला लाजपत राय है उनकी डेथ हो जाती है। सो उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट भी आ जाती है, और इसी दौरान रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स होती हैं। तो लोगों में काफी प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो लीड कर रहे थे इस चीज को महात्मा गांधी कर रहे थे एक प्रॉपर डायरेक्शन के तौर पे। तो अब जब साइमन कमीशन आ गई, इस रिपोर्ट को देखने के बाद इन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है बनाई, और उसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स को रखा, जो ब्रिटिश इंडिया के लोग थे उसको रखा, और जो प्रिंसली स्टेट के जो थे प्रिंसेस राजा उनको रखा। तो इसी पे बना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये एक्ट इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो यहाँ से लिए गए हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बात की गई थी कि इसमें बात की गई थी ऑल इंडिया फेडरेशन के बारे में, मतलब जो प्रिंसली स्टेट है प्लस जो प्रोविंसेस है उनको हम यूनाइट करेंगे। बट जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे उन्होंने बिल्कुल इस बात को रिजेक्ट किया, और इसमें 3 लिस्ट्स बने, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। फेडरल का मतलब कि इसमें सिर्फ स्टेट जो है वो पावर्स स्टेट के होंगे, जो डिसीजंस होंगे उस लिस्ट में वो सेंटर लेगा। और प्रोविंशियल का मतलब जो डिसीजंस, जो पावर्स हैं वो कौन लेगा? जो प्रोविंस लेगी। एंड कनकरेंट में दोनों, ठीक है, कनकरेंट में दोनों की सहमति होनी चाहिए। सो इस एक्ट में जो डायरकी थी वो एबॉलिश हो गई। डायरकी मीन्स जो हमने देखा पिछले एक्ट में 1990 में हमने देखा कि किस तरह से जो प्रोविंसेस में है, प्रोविंसेस में रिजर्व और जो वो रिजर्व एंड ट्रांसफर्ड लिस्ट थी वो एबॉलिश हो गई, उसको डायरकी कहते हैं। वो चीज एबॉलिश हो गई। और इसमें जो प्रोविंशियल एक्ट, जो सही मानों में प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो जो सही मानों में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो चाहती थी कांग्रेस, तो वो इसमें थोड़ी बहुत इंट्रोड्यूस की गई। तो बाइकैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल में, बिहार में, बॉम्बे में, मद्रास में, असम में और अदर यूनाइटेड प्रोविंसेस में। तो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए फिर से। पहले दिए गए किसको? मुस्लिम्स को। फिर दिए गए सिक्स एंग्लो इंडियंस जो हैं उनको। अब जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए डिप्रेस्ड क्लास को, वुमेन को, लेबर को, इस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए। फिर बात आती है, इसमें बात है लिमिटेड फ्रेंचाइजी की। लिमिटेड फ्रेंचाइजी का मतलब है कि जैसे हम 18 साल के बाद वोट कर सकते हैं, कोई भी वोट कर सकता है, ठीक है। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, हर कोई वोट नहीं कर सकता था। वही लोग वोट कर सकते थे जो फिट होते थे कुछ कैटेगरीज में, लाइक जो टैक्स पे करते थे, जिनकी एजुकेशन है या जिनकी जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, तो वही लोग कर सकते थे। हर कोई वोट नहीं कर सकता था। और इसी एक्ट में बात हुई इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, एंड फेडरल कोर्ट भी इस्टेब्लिशमेंट करने की बात हुई, जो लेटर 1937 में इस्टेब्लिश हुआ। और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी बना, और जो काउंसिल इन इंडिया था वो चीज एबॉलिश हो गई। सो इस वीडियो में इतना ही था, एंड जो फर्दर जो बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।